एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोई भी नई चीज़ नहीं है। इनको आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको हमने थोड़ा सा रिफॉर्म किया है। बस उसको हमने लिखने का थोड़ा सा मेथड बदला है, उसको हमने एक न्यू मैनर में जो है रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, बाकी आपका कुछ भी इसमें नया नहीं है। मैं आपको पूरा प्रीवियस क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा उसको मैं आपको पूरा कोरिलेट करके बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस उनका थोड़ा सा हमने रिफॉर्म करके नेम चेंज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपके टोटल 3 वर्ड हैं, यूक्लिड डिवीजन एंड लेमा, और इन 3 वर्ड का इंडिविजुअल जो है फुल मीनिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है यूक्लिड। यूक्लिड जो है आपका वो एक नेम है। यूक्लिड आपके मैथमेटिशियन थे, इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी ज्योमेट्री है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग की थी वो यूक्लिड ने की थी, और इसके बाद ये ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स की एक न्यू ब्रांच बनी। ठीक है, तो आपके यूक्लिड कौन थे? फादर ऑफ मैथमेटिक्स। सेकंड आपका डिवीजन, ये तो आप सेकंड थर्ड क्लास से ही पढ़ चुके हैं। डिवीजन में हम क्या करते हैं? स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, हम कहीं तो हम ग्रेटर से स्मॉल को भी डिवाइड कर देते हैं, बट हम एक जनरल मेथड की बात कर रहे हैं। डिवीजन में हम स्मॉल से को ग्रेटर नंबर को स्मॉल से करते हैं डिवाइड। लास्ट आपका है लेमा। ठीक है, इसमें आपका जो न्यू वर्ड है वो है लेमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस होगा इस लेमा वर्ड पे। बाकी यूक्लिड का मैंने आपको मतलब बता दिया, डिवीजन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और लेमा का इसको हमें और डिस्कस करना है अब। ठीक है, नाउ सेकंड आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड सेम है, आपके मैथमेटिशियन थे। डिवीजन सेम है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसमें आपका न्यू वर्ड आ गया एल्गोरिथम। ठीक है, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोथ में आपका वन जो वर्ड है वो थोड़ा सा चेंज है, जिसको हमने पहले आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। इसमें आपका लेमा है और इसमें आपका क्या है? एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने से पहले आपको लेमा का मतलब पता होना चाहिए, एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले आपको एल्गोरिथम का मीनिंग पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम का क्या मतलब है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लेमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका लेमा क्या होता है? लेमा का स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है लेमा की? आ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि लेमा आपका जो है वो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसका क्या मतलब हो गया? आपका जो लेमा है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अनदर न्यू स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। आपने पाइथागोरस थ्योरम है आपकी चैप्टर 6 में, पाइथागोरस थ्योरम आपकी चैप्टर 6 में है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड चैप्टर 6 में बहुत से क्वेश्चंस हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का भी चैप्टर 6 में आपका प्रूफ है। तो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है, या मोर देन वन राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होते हैं, एंड उसकी हेल्प से आपको अनदर आपको जो कुछ भी गिवन होता है वो आपको प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है इसका जो स्टेटमेंट है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस थ्योरम का हम डायरेक्टली यूज करते हैं। आपका इसका प्रूफ है अलग से, बट हम वहां पे प्रूफ नहीं करते, हम इस पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्टली यूज करते हैं अनदर प्रूफ के लिए। ठीक है, तो उस केस में आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है ये एक लेमा की तरह अप्लाई होती है, ये एक लेमा की तरह वर्क करती है। ठीक है, बिकॉज वहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्टली यूज कर रहे हैं अनदर प्रूफ्स के लिए। ठीक है, सो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेमा का मतलब। लेमा एक आपका ऑलरेडी प्रूवन होता है, उसकी हेल्प से हम अनदर प्रूफ कर सकते हैं, जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम
चैप्टर 6 में कई सारे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। ठीक है, नाउ इक्लूड डिवीजन लेमा। अब हम इक्लूड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। इक्लूड डिवीजन लेमा का आपका स्टेटमेंट है, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, b and q के बिटवीन, a is equal to bq प्लस r, एंड आपकी एक कंडीशन गिवन है वेयर r ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का सिंपल फॉर्म क्या हुआ, ये आपको स्टेटमेंट अलग अलग बुक्स में जो है चेंज हो सकता है और आपका एनसीईआरटी में इससे चेंज है। जो मैंने आपकी जो डेफिनेशन स्टेटमेंट लिखा है वो आपका एक इजी है, इजीएस्ट है, इससे इजी आपको नहीं मिलेगा और अलग अलग बुक्स में नेट पे और एनसीईआरटी में आपको उससे चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपका जो है वो इजीएस्ट वाला लिखा है। सो इसको अगर हम सिंपली समझें तो उसका क्या मतलब है, अगर आपके पास एनी टू पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, तो इन a एंड b इंटीजर्स के लिए आपके टू इंटीजर यूनिक होंगे वो। ठीक है, टू यूनिक इंटीजर q एंड r भी एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब हो गया अगर आपने कोई टू इंटीजर a एंड b लिए हैं तो इन a एंड b के लिए q एंड r टू यूनिक इंटीजर और होंगे और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो टोटल आपके 4 हो गए, ए बी जो आपने लिए हैं, क्यू आर यूनिक और होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 4 इंटीजर हो गए और 4 पॉजिटिव इंटीजर हो गए और इन पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आपकी जो आर की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होगी बी के एंड ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी 0 के। ठीक है, अब देखिए अभी तो आपको ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है बहुत से बच्चों को आ भी गया हो, बट अब इसका प्रीवियस क्लासेस से क्या रिलेशन है, ये तो आपका स्टेटमेंट है, हमने पढ़ लिया, कंडीशन भी हमने पढ़ ली। ठीक है, और सिंपली जब इक्वल डिवीजन लेमा को हम सिंबल्स में यूज करते हैं तो हम ऑनली इतना लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपका इसका ये पूरा स्टेटमेंट था और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये इसकी पूरी क्या है, ये यहां से लेके आता है, इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सो अब इक्वल डिवीजन लेमा की प्रीवियस क्लासेस से क्या रिलेशन है ये तो हमने पढ़ लिया, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इक्वल डिवीजन लेमा में आपके वर्ड आया था डिवीजन, तो आपकी ये पूरी जो इक्वल डिवीजन लेमा है इस डिवीजन के ही आसपास है। ठीक है, अब डिवीजन में हम क्या करते थे, एक स्मॉल नंबर लेते थे, एक ग्रेटर नंबर होता था और स्मॉल नंबर से हम ग्रेटर नंबर को करते थे डिवाइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर ले लिया 3 और एक नंबर मैंने ले लिया 22। ठीक है, एंड 3 से मैंने किया 22 को डिवाइड। तो जब आप 3 से 22 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 7 जा 21, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका होता था डिवीजर, ये आपका डिविडेंड, ये आपका क्वोशिएंट और ये आपका रिमाइंडर, ये आपके टोटल हो गया 1 2 3 4। और इन 4 में एक रिलेशन होता था जो आपने आई थिंक 4th क्लास से तो पढ़ाई होगा, ये 4th क्लास में भी है। वो आपका रिलेशन क्या होता था, ये जो आपका डिविडेंड है ये इक्वल होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप 3 7 जा 3 की 7 से मल्टीप्लाई करें 21, उसमें प्लस 1 कर दें तो वो 22 के डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू आपका होता था डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यहां से आपका क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देखिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा सिंबल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वोशिएंट का जो मैंने है ये क्यू ले लिया। ठीक है, तो क्वोशिएंट का मैंने क्यू ले लिया तो इसको मैंने लिख दिया स्मॉल क्यू से। ठीक है, एंड सेम रिमाइंडर का मैंने ले लिया ओनली आर। ठीक है, तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का मैटर सॉल्व हो गया। अब आपका बचा डिवीजर एंड डिविडेंड। अब आप देखिए अगर आप डिविडेंड एंड डिवीजर बोथ आपके डी से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप दोनों की जगह डी डी लिख दोगे तो फिर आपका जो नया फॉर्म आएगा इसमें हमें ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि किस डी का मतलब क्या है, कि डिविडेंड किस डी का मतलब है, डिवीजर किसका मतलब है। अगर आप नेक्स्ट लेटर भी ले लेंगे तब भी दोनों में सेम है आई आई।
आप उसका नेक्स्ट भी लेंगे तब भी वी दोनों में सेम है, नेक्स्ट लेंगे तब भी आई दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या है, दोनों में फर्स्ट 4 लेटर क्या है, सेम है। तो इट मीन्स हम इन दोनों को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिविडेंड एंड डिवीजर बोथ के लिए मैंने न्यू सिंबल्स लिए, ए ले लिया इसके लिए मैंने ले लिया बी। आप चाहें तो ए एंड बी के अलावा कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई एल एम, बस आपके क्यू और आर नहीं होने चाहिए बिकॉज वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो अब डिविडेंड की जगह मैंने लिख दिया ए एंड डिवीजर की जगह मैंने लिख दिया बी, ठीक है। अब आप देखिए, इसको मैं अगेन लिखूंगा, इससे यहां से आपका हो जाएगा ए इक्वल टू बी इंटू क्यू, का मतलब हो गया बी क्यू प्लस आर। अब आप देखिए, ये आपका इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था कि आपका जो ए है वो इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर का जो आर होता है वो रिमाइंडर के लिए आता है, क्यू आपका क्वोशिएंट के लिए आता है, ए एंड बी आपके वो इंटीजर हैं जो हमने लिए हैं। जैसे उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास एनी 2 इंटीजर ए एंड बी हैं, अगर आपने कोई इंटीजर ए एंड बी लिए हैं, ठीक है, तो ए एंड बी हमने अपनी तरफ से लिए थे, तो इन इंटीजर्स ए एंड बी के लिए आपके 2 इंटीजर क्यू एंड आर जरूर होंगे, मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर जरूर होंगे, और वो इस कंडीशन को करेंगे सेटिस्फाई। और हमने ए बी लिए थे तो हमने यहाँ ए बी लिखा है, अगर आप एक्स वाई लेंगे तो हम यहाँ एक्स वाई लिखेंगे, आप एल एम लेंगे तो एल एम, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ए बी, बट हमें ए बी अच्छा लगता है तो हम ए बी लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक्स वाई या अनदर वेरिएबल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आधा काम, आधा स्टेटमेंट ये आपका हो गया। नाउ एक और जो इसमें कंडीशन गिवन है कि आर की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी बी के एंड ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी 0 के, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था, ये आपका रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, बस इसको हमने शॉर्ट करके लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है, ए बी क्यू एंड आर से, आर फॉर रिमाइंडर, क्यू फॉर क्वोशिएंट, बी फॉर डिवीजर, ए फॉर डिविडेंड। तो ये तो आपको याद ही होगा, बस इसमें आपको इनको रिप्रेजेंट, इनको पुट कर देना, आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब हम फोकस करेंगे इस पे, इसका क्या मतलब है। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया था 3 से हमने डिवाइड किया था 22 को, तो आपका आ गया था 3 7 या 21, रिमाइंडर आपका आ गया था 1 ना। मैंने 22 की जगह मैंने लिया 23, मैंने 1 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमने 3 से डिवाइड किया 23 को, एंड आपका 3 7 या अगेन 21, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब मैंने 1 अगेन इंक्रीज किया तो आपको हो जाएगा 24 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगेन हमने 1 इंक्रीज किया तो आपका हो जाएगा 25, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अगेन हमने 1 इंक्रीज किया, आपका हो जाएगा 26, तो 26 को डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, आपका रिमाइंडर बचेगा 2। अगेन 1 इंक्रीज किया, आपका हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, आपका रिमाइंडर बचेगा 0। अगेन इंक्रीज किया 28 हो जाएगा, अगेन डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27, आपका रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। अब आप देखो रिमाइंडर पे फोकस कीजिए, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आपके आते जाएंगे, ठीक है। तो आपके जो रिमाइंडर हैं वो ईच केस में या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। इन 3 रिमाइंडर्स के अलावा आपका और कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, ठीक है। एंड अगर हम कंपेयर करें ए एंड बी से, तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू है 22, जो आपका क्या होता था, डिविडेंड होता था, एंड आपकी बी की वैल्यू है, डिवीजर की वैल्यू है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बी की वैल्यू क्या है, 3 है, एंड आपके रिमाइंडर है 0 1 एंड 2। अब देखिए, आपकी जो आर की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, एंड बाकी आपकी जो भी आर की वैल्यूज हैं वो सारी बी से छोटी हैं, ठीक है। 3 से छोटी वैल्यूज हैं, 2 है, 1 है एंड 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या कंडीशन होगी कि आपका जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा स्मॉल है बी से। अब देखिए
आर की वैल्यू 0 1 2 सारी वैल्यूज जो है बी 3 से छोटी हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि आपकी जो आर की वैल्यू है वो 0 के इक्वल है एंड 0 से ग्रेटर देन है। 0 से कोई भी छोटी वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी नेगेटिव में आपकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स आपकी जो आर की सारी वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू है 0 के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी जो आर की वैल्यूज हैं वो हमेशा या तो लेस देन है बी से या हमेशा ग्रेटर देन है या या आपकी ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 0 से, ठीक है। तो हम अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी मान लो बी की वैल्यू है 6, तो इस केस में आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखिए इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर टू 0, ठीक है। सो इक्वल टू 0 से 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी एंड बस यहां तक होंगी। बिकॉज अगर आप 6 ले लोगे तो वो इक्वल टू बी हो जाएगी एंड आपकी जो आर की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन बी होंगी, ठीक है। तो आपका जस्ट लेस देन बी मतलब 6 से छोटा नंबर 5 है, ठीक है। तो बी इक्वल टू 6 के लिए आपकी आर की वैल्यूज होंगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बी इक्वल टू 6 के लिए आर की 5 वैल्यूज होंगी। सेम आप अनदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर मान लो हमने बी की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, तो आपकी जो आर की वैल्यूज होंगी वो इक्वल टू 0 है, तो 0 से स्टार्ट होंगी, 0 एंड 1, 2 नहीं हो सकती बिकॉज 2 पे क्या होगा, इक्वल टू बी हो जाएगी, जबकि आपके लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा आपके या तो डिविजर से छोटी होती है या फिर इक्वल होती है और ग्रेटर देन होती है 0 के। तो ये आपके इक्वल डिवीजन लेमा में कंडीशन थी। तो यहाँ मैं अगेन पूरा इक्वल डिवीजन लेमा लिख रहा हूँ। ये आपका था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड आपकी जो आर की वैल्यू है वो आपका जो डिवीजर होता है बी उससे हमेशा लेस देन होगी एंड इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन होगी एंड इक्वल टू भी हो सकती है 0 के, ठीक है। तो ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था और रिमाइंडर भी आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा ही आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस हमने इसको न्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सिंबल्स को थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका था इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो एल्गोरिथम को इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आप ओनली एल्गोरिथम को समझिए कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो हमें एक ऐसा प्रोसीजर देती है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और सिंपल वर्ड में बता रहा हूं कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है जो हमें एक ऐसा प्रोसीजर देती है जिसकी हेल्प से हम कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं। कई सारे आप लोग पजल सॉल्व करते होंगे, तो इसी टाइप का एक पजल है जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। उसमें आपका क्या था, आपका कोई एक बच्चा है जो अपनी रिलेशन में जाता है। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे रिलेशन में जाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका एक बच्चा है वो अपनी रिलेशन में जाता है और उस बच्चे के पास पहले से कुछ पैसे होते हैं। तो जब वो बच्चा अपनी रिलेशन में पहुंचता है तो वहां पे जितने रुपए उसके पास होते हैं उतने ही रुपए उसको और मिल जाते हैं, मतलब उसके डबल हो जाते हैं। मान लो उसके पास 10 रुपीज थे तो उसको 10 और मिल गए, उसके पास कितने हो जाएंगे 20। अब वो इस रिलेशन से आता है, अनदर सेकंड रिलेशन में जाता है, उसके पास अब जो टोटल पैसे थे उसको फिर से उतने रुपए और मिल जाते हैं, उसके बाद फिर डबल हो जाते हैं। फिर वो थर्ड रिलेशन में जाता है, वहां भी उसके पास जितने पैसे थे उसको और मिल जाते हैं, उसके फिर डबल हो जाते हैं। तो लास्ट में उसके पास आई थिंक 100 या कुछ और नंबर्स थे, उतने उसके पास रुपीज हो जाते हैं। और उस क्वेश्चन में आपको, उस पजल में आपको ये बताना था कि जब उसने स्टार्ट किया था रिलेशन में जाना तो उस टाइम आपके पास इनिशियली कितने रुपए थे, ठीक है। तो देखो ये आपकी एक पजल है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो वन रिलेशन में गया, देन सेकंड रिलेशन में गया, देन थर्ड रिलेशन में गया एंड ईच रिलेशन में आपके फुल स्टेप में, फुल स्टेप का मतलब हो गया कि उसके पास कुछ रुपए हैं वो आपके डबल हो गए। इनकी हेल्प से हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ये आपकी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है गिवन। सेम वो सेकंड रिलेशन में जाएगा, उसके लिए भी हमें इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिकल बिकॉज
जो भी आपकी इन्फॉर्म गिवन है वो वेल डिफाइंड है, वो आपकी फुल इन्फॉर्मेशन है। उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए हम बात कर रहे हैं, पूरी पजल सॉल्व करने के लिए नहीं, ठीक है। सेम जब वो थर्ड में जाएगा तो वहां भी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप एक प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आपका वो एक प्रॉपर डिफाइंड स्टेप्स है, उसमें आपका कुछ भी जो है एक ऐसी चीज नहीं जिसके हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो भी आपका स्टेप कैसा है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल 3 स्टेप हो गए और ये आपके 3 स्टेप वेल डिफाइंड है। नाउ इन 3 स्टेप्स के प्रोसीजर को अप्लाई करके इनकी हेल्प से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एल्गोरिथम का मतलब होता है, उसमें आपके कई सारे डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज होती है। वो सीरीज आपको एक प्रोसीजर देती है और उस प्रोसीजर को सॉल्व करके उस प्रोसीजर की हेल्प से आप कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एल्गोरिथम का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इस पजल का एग्जाम्पल लिया था। ऐसी बहुत सारी पजल्स हैं, अब वो सारी पजल्स आपकी कहीं ना कहीं एल्गोरिथम के एग्जाम्पल ही हैं, क्योंकि उसमें आपका वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं 2 3 4 5 जैसे भी आपके स्टेप्स हो, और उनकी हेल्प से आप उस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एल्गोरिथम आपकी जो होती है वो कई सारे स्टेप्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसकी हेल्प से हम एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके कई सारे स्टेप्स हो सकता है आपका एक ही स्टेप में के प्रोसीजर को हम फॉलो करके जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो अगर हम जनरली कहें तो आपका जो एल्गोरिथम है वो एक स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होता है, स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो इसीलिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को स्टेटमेंट के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते कि आपकी हमने एक प्रॉपर लैंग्वेज लिख दी कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो आपकी एक पूरी प्रोसेस है, कई सारे स्टेप्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह एक स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका है, उसकी जो प्रोसीजर है, उसके जो स्टेप्स हैं, उनको जो हम फॉलो करते हैं तो आपकी ऑब्वियसली स्टेप्स को सॉल्व करके हमारी पजल सॉल्व होगी। तो वो पजल कौन सी है कि जो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की एप्लीकेशन क्या है उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए इसमें आपका वर्ड आया डिवीजन, तो जो भी आपका वो मेन रिलेशन है वो डिवीजन से है, ठीक है। अब आप वापस जाइए प्रीवियस क्लास में, देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दोनों का रिलेशन प्रीवियस क्लास से ही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपकी एक्चुअल में है क्या, एंड यही इसकी क्या है एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। तो यहाँ पे आपका डिवीजन वर्ड तो आ ही चुका है। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। अब एचसीएफ फाइंड करने की प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक तो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें हम प्राइम फैक्टर करते हैं एंड एचसीएफ आपका फाइंड हो जाता है। सेकंड आपकी होती थी लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन में मेथड में हम क्या करते थे, स्मॉल नंबर से हम ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते थे और उसको तब तक हम डिवाइड करते हुए जाते थे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता था, और जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिलता था वही आपका क्या हो जाता था, उसका एचसीएफ हो जाता, ठीक है। तो आपका जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये एचसीएफ फाइंड करने की प्रोसेस है। यहाँ पे आप ये समझ लो जो आपकी पजल है वो एचसीएफ है, ठीक है, और वो हमें पजल को सॉल्व करके एचसीएफ को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपका पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो एचसीएफ को फाइंड करने की प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगी। देखो हम 10th क्लास में हम 10th क्लास में जो है एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हम प्रीवियस क्लासेस में पैटर्न फॉलो करते थे उससे हमें थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं जैसे प्रीवियस क्लास में फाइंड करते थे मैं आपको वैसे ही फाइंड करके बता रहा हूं। तो हमारे पास नंबर है 420 एंड 130, इनका हमें फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है। तो पहले तो मैं प्रीवियस क्लास की तरह इसको सॉल्व करूंगा। स्मॉल नंबर है आपका 130, तो 130 से हमने 420 को किया डिवाइड, आपको हो जाएगा 130 3 जा 390, आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 0 3 30 बचेगा, ठीक है। अब 30 से डिवाइड करेंगे हम इसको,
30 से हमने डिवाइड किया 130 को, तो आपका हो जाएगा 34 जा 120, ठीक है। आपका बचेगा रिमाइंडर 10। नाउ 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, 10 3 जा 30, तो आपका रिमाइंडर आ गया अब 0। तो जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आया है, मतलब 10 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आया था, तो आपका SCF क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। नाउ इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए एल्गोरिथम में आपके वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो हमें कहीं से भी वेल डिफाइंड स्टेप्स लेके आना है। और अभी हमने जब 130 से 420 को डिवाइड किया था, तो डिवीजन हमने अभी इससे पहले भी की थी, तो हमने इक्वलिट डिवीजन लेमा में भी डिवीजन की थी, ठीक है। तो अब हमें जो वेल डिफाइंड स्टेप्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे इक्वलिट डिवीजन लेमा से, इसलिए आपका लेमा पहले गिवन है, एल्गोरिथम बाद में गिवन है, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम में हम लेमा का यूज करेंगे और लेमा के यूज से हम इक्वलिट डिवीजन लेमा के यूज से हम जो हमें वेल डिफाइंड स्टेप्स चाहिए उनको हम लेके आएंगे और उनकी हेल्प से हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो अब मैं इसको प्रॉपर आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। तो हमें HCF फाइंड करना है 420 एंड 130 का, ठीक है। सो इसके लिए आप देखिए मैं आपको पूरा प्रॉपर एक मेथड लिख पा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 130 लेस देन 420, ठीक है। अब आप इसको आप इक्वलिट डिवीजन अगर लेमा से आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A डिवीजन और ये आपका हो जाएगा B डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि इक्वलिट डिवीजन लेमा में भी हम डिवाइड करते थे, उसी के स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो 130 से हमने 420 को डिवाइड किया, अगेन मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हम 1 बाई 1 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 130 3 जा 390 और आपका रिमाइंडर आ जाएगा 30, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवीजन और ये आपका रिमाइंडर। अब आप यहाँ पे इक्वलिट डिवीजन लेमा को अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो y यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL मैंने शॉर्ट में लिखा है, इक्वलिट डिवीजन लेमा, ठीक है। सो इक्वलिट डिवीजन लेमा में आपका क्या होता था, आपका जो A इक्वल टू होता था BQ प्लस R। अब आप इसके कंपेयर करके यहाँ पे लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, आपको A भी गिवन है, B भी गिवन है, Q भी गिवन है, R भी। और अब इसकी हेल्प से आप इसको जो है यहाँ पे लिखिए इक्वलिट डिवीजन लेमा से। तो ये आपको हो जाएगा A की वैल्यू आपकी है 420 इक्वल टू B की वैल्यू आपकी है 130। यहाँ पे आपका इंटू होगा B एंड Q में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। Q की वैल्यू आपकी है 30 प्लस R की वैल्यू आपकी है 30, सॉरी Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू आपकी है 30, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका एक पूरा वेल डिफाइंड स्टेप्स हो गया और ये आपका स्टेप कहाँ से आया था, इक्वलिट डिवीजन लेमा से। अब आप देखिए हम अगेन 30 से डिवाइड करेंगे 130 को, बट हम 30 से 130 को डिवाइड कर क्यों रहे हैं, हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर आपका क्या आता 30 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपका जो रिमाइंडर 30 आया वो 0 के इक्वल नहीं। आप चाहे तो आप 30 को स्किप कर सकते हैं, आप नहीं लिखें, आप ओनली इतना भी लिख सकते हैं बिकॉज रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे अगेन एक स्टेप और फॉलो करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 3 4 जा 120, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 10, ठीक है। अब ये आपका स्टेप यहाँ पे इसकी कहानी खत्म। अब ये आपका न्यू स्टेप आ गया। अब नाउ इस स्टेप में भी हम इक्वलिट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे एंड प्रीवियस स्टेप से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो A इक्वल टू BQ प्लस R से अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगेन बाई, हम लिख देते हैं सॉरी अगेन लिख देना पड़ेगा हमें यहाँ पे अगेन बाई EDL इक्वलिट डिवीजन लेमा, ठीक है। तो अगेन इक्वलिट डिवीजन लेमा से आपके क्या हो जाएगा, आपके A की वैल्यू है यहाँ पे, अब ये वाला हमको स्टेप देखना 130
बी जिससे हमने डिवाइड किया था, डिवीजर आपका है 30 इंटू क्यू की वैल्यू आपकी है 4 प्लस आर रिमाइंडर की वैल्यू आपकी है 10। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 10 से हम अगेन डिवाइड करेंगे 30 को, क्योंकि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 3 जा 30, अब आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। ना हमने ये वाले स्टेप क्यों फॉलो किया, बिकॉज अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। सो हम अगेन अप्लाई करेंगे अगेन बाय इक्वल डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आपका देखो अगेन एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ए की वैल्यू आपकी अब है 30 एंड बी की वैल्यू आपकी है 10, क्यू की वैल्यू आपकी है 3 प्लस आर की वैल्यू आपकी हो गई 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए आपको आर मिल चुका है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप में आपको रिमाइंडर मिल गया 0, और जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जहां पे हम डिवाइड करते हैं वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहां से लेके और ये यहां तक ये पूरा आपका इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, इसमें आपका कहीं भी इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम तो आया ही नहीं, बिकॉज इक्वल डिवीजन जो एल्गोरिथम है वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो कई सारे स्टेप्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज है कई सारे स्टेप्स की। ठीक है, अपने आप में उसका कहीं भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कई सारे स्टेप्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब उसका एग्जिस्टेंस होता है। और इसमें आपके जो स्टेप्स आए हैं वो इक्वल डिवीजन लेमा से आए हैं, इसलिए इसमें देखो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कई वर्ड आया ही नहीं, बट इन स्टेप्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपका ये जो पूरा प्रोसीजर बनेगा इसको हम बोलेंगे इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमने एचसीएफ फाइंड तो किया इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से, बट इसमें आपका बार बार जो स्टेप्स आए हैं वो किससे आए हैं, इक्वल डिवीजन लेमा से। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम और इक्वल डिवीजन लेमा दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। इक्वल डिवीजन लेमा अपने आप में बहुत छोटी चीज है और इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपके कई सारे स्टेप्स इक्वल डिवीजन लेमा के मिलके एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम अपने आप में बहुत वाइड चीज है और इक्वल डिवीजन लेमा उसके कंपेयर में बहुत, उसका जस्ट एक स्टेप है। ठीक है, तो स्टेप तो पूरी प्रोसीजर से वैसे भी छोटा होता है। ठीक है, तो इक्वल डिवीजन लेमा के स्टेप्स का हम यूज करते हैं इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में, और ये आपकी एक पूरी प्रॉपर प्रोसेस थी इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करने की। ठीक है, अब देखो इसमें तो आपके आए थे 3 स्टेप, इसमें आपके टोटल 1 स्टेप, 1 टाइम ईडीएल, 2 टाइम ईडीएल, 3 टाइम ईडीएल, तो आपके टोटल इसमें 3 स्टेप थे। हो सकता है आपका 1 स्टेप आ जाए, जैसे इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। आपके पास एग्जाम्पल है, आपको फाइंड करना था 15 एंड 105 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 15 से आप डिवाइड करेंगे 105 को, तो आपका 15 7 जा 105 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब इसमें तो आपका एक ही स्टेप आया, तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टेप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर हम कैसे लिखेंगे, 15 लेस देन 105, तो हम लिखेंगे बाई ईडीएल इक्वल डिवीजन लेमा एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से आपके क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 105, बी की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू 7 प्लस आर की वैल्यू 0। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे सो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस स्टेप में 0 आया है उसी की जो आपकी जो ए की बी की वैल्यू है वो आपका एचसीएफ हो जाएगी। ठीक है, जिससे हमने डिवाइड किया था, सो एचसीएफ इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो ये वाले जो मैं स्टेप लिख रहा हूं
ये वाले जो आपके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हमको बस रफ में लिखने हैं, बिकॉज ये तो छोटे क्लास की चीज़ है। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था 6, 7, 8 में, तो यहाँ ये स्टेप्स हमें शो करके नहीं दिखाना है, ये स्टेप्स हमें रफ में लिखना है। मैंने देखा बहुत से टीचर जो है इन स्टेप्स से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं, बट ये आपका बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। ये तो आपका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है एचसीएफ फाइंड करना हो गया, तो इन स्टेप्स का हमें डायरेक्टली यूज नहीं करना है, ठीक है। ये जो आपके स्टेप्स हैं ये केवल यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जब अप्लाई करेंगे तो ए बी क्यू आर की कंफ्यूजन से बचने के लिए है, बिकॉज हम डायरेक्ट थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाएगी लिखने में। बाकी आपको इन स्टेप्स का कहीं भी रफ पे यूज नहीं करना है, ये आपके जो है हमेशा रफ फेयर में यूज नहीं करने, आपके रफ में रहने, ठीक है। आपका जो हमें नोटबुक पे लिखना है रफ फेयर में वो ये है आपका। सेम इसमें भी आपका ये वाला जो आपका जो वर्क है पूरा ये रफ वर्क है, ये आपको कहीं भी फेयर में करके नहीं दिखाना। अगर आप इसको फेयर में कर रहे हैं डायरेक्टली तो आप समझ लीजिए आप 55 वाले मेथड से लॉन्ग डिवीजन से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है तो आपको बस ईडीएल वाले इन स्टेप्स को ही अपने फेयर वर्क में लिखना है, ठीक है। ये सब हम काम रफ में करेंगे इसको समझने के लिए कि ये आपका कैसे कैसे आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ये आपको कुछ भी रफ पे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।